हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKM एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे हैं अपने नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्या है, पिछले 2 लेक्चर कवर कर लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस कवर कर दिए हमने। आगे के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे 2010 और उससे आगे के 2000 तक के, वो हम आज इस लेक्चर में कर लेंगे। लास्ट लेक्चर होने वाला है आपका, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। तो आइए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें कि इन क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चन 61 है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें सिंपल क्या करना है, D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारी CFSE का फॉर्मूला होता है, CFSE वो क्या होता है, -0.4 DQ प्लस 0.6 DQ, है ना। ये कि किसके लिए यूज होता है, T2G इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये क्या किसके लिए यूज होता है, EG इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या है, D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, D4 ऑक्टाहेड्रल वो भी हाई स्पिन। तो इस तरह से होगा, T2G के 3 ऑर्बिटल और EG के 2 ऑर्बिटल्स, है ना। ये EG ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा T2G ऑर्बिटल हो गया। तो अगर आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, हाई स्पिन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो किस में आ जाएंगे, T2G में, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका फिल हो जाएगा EG ऑर्बिटल में। अब T2G के लिए वैल्यू क्या होती है, -0.4 DQ, सॉरी DQ नहीं, DQ में अगर हम लिख रहे हैं तो ये फिर तो 4 DQ हो जाएगी, डेल्टा नॉट। ठीक है, डेल्टा नॉट, तो यहाँ पर भी है, आप इसको क्या है, डेल्टा नॉट मान के चलो, डेल्टा नॉट, है ना। ठीक है, तो -0.4 डेल्टा नॉट, और इधर हो जाएगी +0.6 डेल्टा नॉट। तो इस तरह से हो गया हमारा, डेल्टा नॉट में ही पूछा हो, तो हम डेल्टा नॉट में इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हम इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर से मिलेगा आपको -1.2 डेल्टा नॉट, -1.2 डेल्टा नॉट, और इधर से मिलेगा 0.6 प्लस डेल्टा नॉट। तो फाइनल वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, सॉरी, हाँ, -0.6 डेल्टा नॉट। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे आप किस तरह से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ठीक है, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए, जो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कलर वगैरह बताते हैं इसमें, है ना, और खासकर जो 12th लेवल का सिलेबस है उसमें डी ट्रांजिशन को ही बस इसमें काउंट करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है कोई भी, उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से हमारा लोअर एनर्जी सेट होता है T2G सेट, और हाइयर एनर्जी 2 ऑर्बिटल का सेट होता है EG। तो क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर T2G में है और इस पे क्या पड़ती है, कोई विजिबल लाइट पड़ती है, तो ये एक्साइट होके कहाँ चला जाता है, हाइयर एनर्जी में चला जाता है। पर आपको पता है हाइयर एनर्जी में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती है, तो ये क्या करता है, दोबारा से रेडिएशन एमिट करता है और लोअर एनर्जी में आ जाता है। तो जो ये जिस लाइट को ये एमिट करेगा, जिस लाइट को ये एमिट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या है, अपना कलर को करता है ना। जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग कलर नहीं आएगा, कलर आएगा कि बाकी की जो लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देगा, एमिट कर देगा। ठीक है, तो खैर हमें तो सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इन चारों में से, वो आपका विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे अगर आप पहला देखोगे, तो पहला कॉम्प्लेक्स है TiEn होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस 4+, है ना। तो इथाइलिन डायमीन आपका, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है और अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड। तो कहने वाला डायरेक्ट
टाइटेनियम की यहाँ पर क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है टाइटेनियम। और आपको अगर डी सीरीज याद होगी तो स्कैंडियम, उसके जस्ट बाद क्या आता है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d2 4s2। तो कहने का मतलब जो इसमें 4 प्लस आया तो इस पर डी इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 0। तो इसमें तो कोई डी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। जब डी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वो ट्रांजिट होके हायर एनर्जी में क्या ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला तो आपका क्या होने वाला है, जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इस टाइप की स्पीसीज क्या हो जाती हैं कलरलेस हो जाती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है इसमें CrNH3 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। ये क्रोमियम 3+ के लिए। अब क्रोमियम 3+ के लिए अगर हम देख ले, पहले एक बार के लिए ऑप्शन बी को रहने दो, आप इस पे आ जाओ, ऑप्शन सी पे आ जाओ। तो ऑप्शन सी में क्या है आपका अमोनिया क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड और इस कॉम्प्लेक्स आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा। इसका मतलब ये क्या है जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 पॉजिटिव स्टेट में। इसका मतलब क्या है 3d10 4s0 हो गया, मतलब s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे, है ना। तो अब जब कंप्लीटली फिल्ड रहता है कोई भी ऑर्बिटल तो वहां पर भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो डी इलेक्ट्रॉन्स जो आपके क्या होते हैं ट्रांसफर होके जाने के लिए उसको जगह भी तो चाहिए, है ना। अब सारे तो फील्ड है, ऊपर में भी फील्ड है, तो ये ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जम करके जाएगा। और आपको पता है एक ऑर्बिटल तो कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है ओनली 2। तो ये ट्रांजिशन यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। तो जो कम्प्लीटली फील्ड वाले होंगे वो भी क्या होते हैं इसीलिए क्योंकि वहाँ ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो पाता है डी ट्रांजिशन, तो वो भी क्या होते हैं कलरलेस होते हैं, है ना। तो आपने क्या देख लिया जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी कलरलेस होगा, जिनमें कंप्लीटली फिल्ड है वो भी आपका कलरलेस होगा। अब इसी तरह से आप डी वाला ऑप्शन देखोगे तो डी में क्या है वाटर आपका क्या है न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है। और जो स्कैंडियम है इस पे जो ये कॉम्प्लेक्स आयन पे 3 पॉजिटिव है तो स्कैंडियम पे क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम पे आपका आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। अब स्कैंडियम पे 3 पॉजिटिव का मतलब आप समझ रहे हो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d1 4s2। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे 3d0 हो जाएगा। तो इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो ये टाइटेनियम 4+ जैसा ही हो गया। ये भी क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कलरलेस। अब जो लास्ट ऑप्शन आपका बी बचा है यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों ये क्या है यहाँ पर अमोनिया का न्यूट्रल लिगेंड है 3 पॉजिटिव लगा है, इसका मतलब क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्रोमियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर आप नॉर्मल क्रोमियम की बात करो तो क्या होता है 4d5 सॉरी 3d5 4s1 3d5 4s1 इस तरह से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3d3 4s0, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ऐसे T2g सेट में होंगे, T2g सेट में होंगे, है ना। और जब इनको एनर्जी कहीं से मिलेगी, एनर्जी कहीं से मिलेगी तो क्या होगा ट्रांजिट होकर ऊपर चला जाएगा ईजी सेट में और फिर वहां से दोबारा से एनर्जी लूज करेगा। तो उस दौरान क्या है ये विजिबल रेंज में कलर शो कर सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे, है ना। सबसे पहले हमने ये देख लेना है क्या इनमें D0 या D10 वाला केस तो नहीं है। अगर D0 मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या D10 कम्प्लीटली फील्ड है तो हमेशा कलरलेस होंगे। बाकी के जो केस है उसमें क्या हो सकता है वो कलर शो कर सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 62 2009 में जो आया हुआ था। अब नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज एग्जिबिट द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज एग्जिबिट द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अगर आपको पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जो देखते हैं उसमें क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। किस पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हैं जितने एक्सेस में होंगे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर जिसमें क्या होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा
यहाँ पे कलर की बात नहीं हो रही, यहाँ तो हम किसके पैरामैग्नेटिक, हाँ तो पैरा मैग्नेटिज्म वो शो करेगा, उतना ही ज़्यादा ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, है ना। क्योंकि आप जो सिंपल म्यू स्पिन वाला फॉर्मूला भी यूज करते हो तो उसमें भी क्या होता है कि म्यू स्पिन इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेटॉन, है ना। n क्या होता है यहाँ पर, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, यही देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइए हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए है, इसमें क्या वैनेडियम, ग्लाइसिनेट, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनिया और पॉजिटिव। तो कहने का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लोगे। अगर आपको पता हो तो जो हमारा ग्लाइसिन है उस पर क्या होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज। इसी तरह हाइड्रोक्साइड पे भी 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अमोनिया क्या होता है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, 2 हो जाएंगे, 2 माइनस, और यहाँ से ये 1 माइनस, तो ये 3 माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 4 प्लस आ जाएगा, है ना। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम है अभी स्टार्टिंग में तो आप ऐसे देख सकते हो एक्स करके कि मेटल की हमने क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। अब ये कितना है, 2 है, तो 2 इंटू -1 जो भी उस पर चार्ज होता है ना, जो भी जितने नंबर में वो लिगेंड प्रेजेंट है इंटू उस पर जितना चार्ज है। फिर इसी तरह से प्लस प्लस करके हमारा जो दूसरा लिगेंड है वो भी कितने नंबर में प्रेजेंट है, 2, और चार्ज कितना है -1। और इस पे तो क्या 2 इंटू 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0, है ना। और इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +1, है ना। समझ गए होंगे आप। तो क्या हो जाएगा x -2, यहाँ से -2 आ गया, यहाँ से भी क्या आ जाएगा -2, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, और इक्वल टू +1। तो क्या हो जाएगा x -4 इक्वल टू +1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जाके, तो +5 आ जाएगा, +5, है ना। तो शायद मैंने पहले कहीं देखने में गलती कर चुकी, तो क्या आ जाएगा +5 आ जाएगी, जो वेनेडियम है हमारा ये +5 आ जाएगा, है ना। थोड़ा मैं इसको रब भी कर देता हूँ, नहीं तो आपको क्या है कन्फ्यूजन दिखने में, समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से है ये कुछ। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा वेनेडियम है उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। कैसे कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट, ये 2 इंटू -1, तो -2, इधर से भी 2 इंटू -1, तो -2, तो -4 इधर हो गया, और इधर क्या था कॉम्प्लेक्स आयन का इक्वल टू +1, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +4, और +1 +5, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे, कोई एक्स करके लिखने की जरूरत नहीं होती है। पर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे करके ही कर लो, वही अच्छा है। तो +5 इसकी आ गई। अब अगर आप देखोगे वेनेडियम जब +5 में है, वेनेडियम अगर आपका +5 में है, वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर नॉर्मल वेनेडियम अगर आप देखते हो तो क्या होता है वो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, है ना। थर्ड मेंबर है ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इस तरह से होता है 3d3 4s2, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। और वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए वेनेडियम 5+ बनाते वक्त, तो इसमें क्या हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रह गया, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो बात ही छोड़ो, तो ये D0 स्टेट हो चुकी। अब जब यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है या इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं, ये तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। इसी तरह बाकी में भी देख रहा हूँ। अब बी में आप देखोगे तो ये क्या है, इथाइलिन डायमीन, बाईपायरिडीन और अमोनिया, ठीक है, और 2+। तो अगर आप देखो तो ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है। इथाइलिन डायमीन भी आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, बाईपायरिडीन भी आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, और अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो डायरेक्ट ये चार्ज किस पर चला जाएगा, आयरन। तो आयरन अभी यहाँ पर क्या है, +2 स्टेट में प्रेजेंट है, किसमें, +2 स्टेट में। तो क्या हो जाएगा 3d6, 3d6 4s2 जो होता है वही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, मतलब 4s0, है ना। इस तरह से अब Fe2+ स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले चीज को मिटा देता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। हाँ, सॉल्व करने के लिए स्लो हो जाए। अब आइए हमने आगे इसमें देख लेते हैं। तो क्या हो गया 3d6 4s0 का केस है, पर जो ये आपका क्या है बाईपायरिडीन
और ये इथाइलिन डायमीन, ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेंगे, पेयरिंग करवा देंगे, मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रखा होगा इनकी प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, इथाइलिन डायमीनो बाईपायरिडीन की प्रेजेंस में, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो रियल में इसकी स्टेज कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये T2G और EG, मतलब जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं आपके वो T2G में ही आ जाएंगे, EG में क्या हो जाएगा, 0। मतलब अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, N क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कितना है, 0। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आ जाएगा। तो ये भी कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं शो कर सकता है, मतलब पैरामैग्नेटिज्म नहीं शो करेगा ये भी। तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। इसी तरह से आप इस पे आज के देख लो, कोबाल्ट वाले केस में तो क्या है, OX और OH का होल ट्वाइस और 1 तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ से क्या है, इस पे -1 चार्ज होता है ऑक्सीलेट आयन पे, और इस पे भी क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू -1 -2, और इधर भी 2 इंटू -1 -2, तो ये क्या हो गया, -1 -2 कितने हो गए, 4, और इधर जाके क्या है माइनस, तो इधर जाके +4, और ये क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो ना आप? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इधर से आपने क्या किया, 2 इंटू ऑक्जिलेट का चार्ज -1, फिर इसी तरह से 2 इंटू हाइड्रोक्सिल पे -1 का चार्ज, और फिर आगे कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज है, -1। तो ये कितना हो गया था, ये हो गया था हमारा -2, फिर इसी तरह से -2 इक्वल टू -1, और मेटल का हमने क्या ले रखा होगा, x करके, है ना। तो ये वाली वैल्यू थी हमारी। तो अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 +4 इक्वल टू +3, है ना। तो +3 आ गया है यहाँ पर, ये क्या आ गया है, +3। अब +3 आ गया ये। अब हमने क्या देखना है कि जो हमारा ऑक्जिलेट आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, जब भी कोबाल्ट +3 में होता है, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपका कोबाल्ट +3 में होता है, कोबाल्ट +3 में होता है, तो जो ये हमारे हैलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, हैलाइड्स, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और सल्फाइड या आइसोथायोसाइनाइड, इनको छोड़ के बाकी जितने भी लिगेंड होंगे सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेंगे। बाकी सभी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 3+ है हमारा। अब कोबाल्ट 3+ में इसकी क्या हो जाएगा, 3d6 4s0, ये स्टेज आ जाएगी। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इसी तरह से T2G6 में पेयर हो जाएंगे, मतलब इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं, 0। और जब 0 आने वाले हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, है ना। तो अभी मैं समझा रहा हूँ तब इतना हम स्लो चल रहे हैं, बाकी हम इसको फटाफट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। थोड़ा सा हमें इंट्यूशन भी रखनी होती है कि हम ऐसा खोजें तो पहली बार में हमें कुछ मिल जाए कि हाँ ये हो सकता है पैरामैग्नेटिक। जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया पहले हम ऐसे ही सरसरे तौर पे एक बार कोशिश करते हैं कि हमें डायरेक्ट वो मिल जाए, पर अभी मैं आपको पूरा यहाँ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए स्लो चल रहे हैं, ठीक है। अब ऑप्शन डी पे आप आओगे तो ये क्या है, टाइटेनियम 3+ है, टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम 3+ में क्या हो जाएगा, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो 3d में 1 बच जाएगा। यही तो होता है ना टाइटेनियम। टाइटेनियम नॉर्मल टाइटेनियम क्या होता है, 3d2 4s2। अब जिसमें से आपने क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो एक इलेक्ट्रॉन 3d में बच गया आपका। अब एक भी इलेक्ट्रॉन जो हमारा बच गया है वही क्या होगा, वो अनपेयर्ड ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल तो अनपेयर्ड ही होगा, अनपेयर्ड होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए होंगे आप, कोई इतना ऐसा टफ नहीं था, सिर्फ हमें यही पता करना था कि कौन सा में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड डेल नॉट CFSE इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो अब मैंने आपको बताया था किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो हमारा करने का फॉर्मूला है वो क्या है,
0.4 है ना। अगर मैं मान लो इसको ऐसे दिखा देता हूँ, डेल नॉट और प्लस 0.6 डेल नॉट, ठीक है। इस तरह से वैल्यू ले लेते हैं। और इसमें क्या होगा, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर p नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हमें क्या है, एक एक करके इनकी निकालने पड़ेंगे CFSC वैल्यू, और हम फिर उसके बाद देख लेंगे कि किस में मैक्सिमम आ रही है ना। कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब देखो, अब पहला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+। अब मैंने आपको बताया जो कोबाल्ट 3+, हैलाइड्स, सल्फाइड और थायोसाइनाइड को छोड़ के बाकी जितने भी लिगेंड्स आएंगे, वाटर, अमोनिया, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, लेकिन ये वाटर अमोनिया भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करेंगे। तो कोबाल्ट 3+ की ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचती है हमारी, 3d6 4s0। और ये जो D6 है यहाँ पर, ये क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वाटर अब एक्ट करेगा कोबाल्ट+3 के लिए, कोबाल्ट+3 के लिए, कोबाल्ट 2+ के लिए नहीं, कोबाल्ट 3+ के लिए। तो क्या होगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, इस तरह से पेयर हो जाएंगे, है ना। अब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए आपके T2G में, EG में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो हम जब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू क्या 6, है ना। और आगे तो कोई है ही नहीं, डायरेक्ट 0 ही लिख लो। तो कितना हो जाएगा, -2.4 डेल नॉट। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप करोगे, ठीक है ना, बाकी आप किसी में भी करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर CFSC की इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन द मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने दिया है तो सब में यही वैल्यू निकलने वाली है, कितनी, -2.4 डेल नॉट, ठीक है। CFSC की वैल्यू सब में यही निकलने वाली है, -2.4 डेल नॉट, क्योंकि इसमें सब में क्या है, कोबाल्ट+3 आ रहा है, कोबाल्ट+3 आ रहा है, कोबाल्ट+3 में आ रहा है, और सभी यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इनमें भी हमने क्या देखना है, अभी जो ये निकली है ये CFSC की वैल्यू निकली है, और ये डेल नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये CFSC को रिप्रेजेंट ना करके, यहाँ पे मैंने अगर एग्जैक्ट लिखे तो हम CFSC और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल नॉट एक्चुअली। अगर हम इसको एग्जैक्ट बोलना चाहें तो ये रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। CFSC आपकी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये क्या है, डेल नॉट आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है ये। अब हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, आपने देखा होगा कि जब स्प्लिटिंग होती है तो क्या होता है, हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल जो हमारे होते हैं वो कुछ इस तरह स्प्लिट हो जाते हैं, 2 EG में और 3 T2G में। तो जो इनके बीच का गैप है, जो इनके बीच का गैप है वही क्या होता है, डेल ओ, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ही ज़्यादा ये गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब CFSC क्या है, जो वैल्यू आ रही है आपकी, जैसे -2.4, और इसमें किसका इंटू हो रखा है, डेल नॉट का, तो किसकी CFSC ज़्यादा आएगी, कि ये तो चलो ये वैल्यू तो सबके लिए कॉमन होगी कि सबके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या T2G में ही है, तो ये वाली वैल्यू तो कॉमन आने वाली है -2.4। पर ये वैल्यू क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाली वैल्यू सबके लिए डिफरेंट होगी, कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो ज़्यादा गैप क्रिएट कर देगा इनके बीच में, और जो थोड़ा वीक लिगेंड होगा उसका गैप क्या होगा, कम होगा, T2G और EG वाले ऑर्बिटल के बीच का डेलो की वैल्यू उनके लिए कम होगी। तो हमें यही देखना है कि सबसे ज़्यादा गैप कौन क्रिएट करा सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रखी है तो आपको पता है इन सभी में वाटर, अमोनिया, ऑक्जेलेट और साइनाइड, तो जो साइनाइड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ के हिसाब से, है ना। साइनाइड हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो ये क्या कराएगा, बहुत ही ज़्यादा गैपिंग करवा देगा इनके बीच में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गैपिंग करा देगा, मतलब डेल ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल ओ की वैल्यू बहुत हाई आ जाएगी।
अब डेल ओ की वैल्यू अगर बहुत हाई आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, CFSC की वैल्यू इसी के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये -2.4 जीरो मतलब -2.4 वाला फैक्टर कॉमन हुआ है ना, ये तो सबके लिए सेम आएगा, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो जाएगी, सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं। पर कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो इस वैल्यू को वेरी करवा देगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मुझे लग रहा है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द d electron configuration of chromium 2 plus Mn2 plus Fe2 plus nickel 2 plus are 3d4 3d5 3d6 and 3d8 respectively, which one of the following aqua complexes will exhibit the minimum paramagnetic behavior। तो देखो, जैसे मैक्सिमम पूछा गया तो वैसे मिनिमम पूछ लिया गया 2007 में, है ना। तो इसमें क्या करना है हमें ये देखना है, हमें तो पता है कि जो म्यू स्पिन होती है वो कैसे निकालते हैं, इसी के बेस पे निकालते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे निकालते हैं। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे। अब जिसमें जितने मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें क्या होंगे, एन की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट होगी, लीस्ट होगी, वही क्या हो जाएगा, मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स को कर देगा, मिनिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स को करेगा वो हमारा। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं। अब ये क्या है, Fe2+, क्योंकि वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2+, निकल 2+, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्रोमियम 2+ और मैग्नीज 2+। ठीक है ना। तो अब ये तो आपको पता है कि Mn2+ में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 3d5 इस तरह से हो जाएगा 4h0। और वाटर यहाँ पे क्या वीक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है ना, सभी 2+ स्टेट में, क्योंकि तो अब क्या हो जाएगा, इसमें तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, तो इसका तो मैग्नेटिक वेव तो ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। इसी तरह अब हम इसके लिए देख लेते हैं बी वाले के लिए। तो निकिल 2+ है, निकिल 2+ का मतलब क्या है, निकिल 2+ का मतलब हमारा 3d8 है ना, 4h0। तो 3d8 में आपको पता है क्या होगा कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। जब आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप किसके लिए करोगे, Fe2+ के लिए, तो ये क्या है, 3d6 का केस है, 3d6 4h0। तो अगर आप हाई स्पिन में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे इस तरह से 3 4 5 6, आप क्या पाओगे, आपका टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है ना। फिर इस तरह से अगर आप क्रोमियम 2+ के लिए जाओगे, क्रोमियम 2+ के लिए, तो क्रोमियम 2+ क्या होता है, वैसे तो 3d5 4s1, ये क्या हो जाएगा 3d4 4s0। ठीक है ना। क्रोमियम 2+, एक मिनट चेक कर लेते हैं, क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1, है ना। अब इसमें से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3d4। ठीक है, 3d4 होगा तो इस तरह से करेंगे कुछ कि 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं। तो एक बार आयरन वाले में केस में चेक कर लेते हैं। इस आयरन वाले केस में क्या है, Fe2+ है, Fe2+ है ना। तो इसमें देखते हैं एक बार दोबारा से फिल करके, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, d6 है ना ये, 3d6 4h2 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, n इक्वल टू, हाँ तो ठीक है। क्या मैं तो जो क्वेश्चन पूछा गया वो किसका पूछा गया, मिनिमम पैरामैग्नेटिक वेव। तो मिनिमम सबसे मिनिमम किस में आ गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस निकल में आए, है ना। तो यही क्या करेगा, मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, है ना। मैक्सिमम की बात नहीं है यहाँ, तो क्या मिनिमम की बात है, तो हमें क्या सबसे कम इलेक्ट्रॉन देखने थे वो इसमें मिल गए थे हमें, वही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है हमारा, CrH2O
6Cl3, atomic number of chromium 24, has magnetic moment of 3.83. The correct distribution of 3d electrons in the chromium on the complex is, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें क्या है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे क्रोमियम की, हमें कितनी मिल जाएगी +3। अब +3 क्रोमियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। नॉर्मल क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ से निकाल दिए, 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3d3। अब 3d3 में क्या होने वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तीनों के तीनों आपके T2G लेवल में होंगे, मतलब n की वैल्यू 3 है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो T2G सब सेल में बैठे। और T2G हमारा क्या होता है dxy dyz dzx, यही तो होता है। तो वही यही देख लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन में तो एक dx² वाला आ गया, जो Eg ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है dx² y² और dz², है ना। तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन गए नहीं है, तो जिसमें भी ये दिख जाए वो तो हो नहीं सकता, है ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखो dx y में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, dy z में एक इलेक्ट्रॉन, dx z में या zx जो भी बोले एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसमें देखो dz² दिखा दिया है, dz² तो क्या Eg ऑर्बिटल का सेट है ना, वहां तक तो इलेक्ट्रॉन पहुंचे ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता था। और इसी तरह से इसमें दोबारा से क्या है ये x² और -y² है ना, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं है अभी, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप आराम से समझ पा रहे होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 2005 में आया हुआ ये, है ना, इसको देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और डायमैग्नेटिक है, जहां पर आपके जिंक 30, क्रोमियम 24, कोबाल्ट 27, निकल 28 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर ये देखो, ये जिंक है, तो जिंक है Zn+2 स्टेट में, है ना, क्योंकि अमोनिया हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। और जब ये Zn+2 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे हो गई 3d10 4s0। अब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू क्या है 0 है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। पर एक बात और ध्यान देने की है कि जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो इसके जितने भी इनर ऑर्बिटल थे, जो 5 इनर ऑर्बिटल होते हैं हमारे, है ना, T2 जो रीजी सेट में भी जिसको हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें तो क्या है, इसमें तो पहले से ही 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल है, पहले से ही 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो ये तो यूज हो नहीं पाएंगे बॉन्डिंग के लिए। तो ये जो आगे के इलेक्ट्रॉन्स, आगे के जो ऑर्बिटल है 4s 3d ऑर्बिटल है, 4s 4p के 3 ऑर्बिटल यूज कर लेगा, है ना, टोटल 6 ऑर्बिटल यूज करने हैं इसमें 6 बॉन्ड बनाने के लिए 1 2 3 4 5, है ना। और ये क्या हो गया 4d। तो अब ये 4d जब इसने हाइब्रिडाइजेशन बनाई है ऑक्टाहेड्रल, है ना, ऑक्टाहेड्रल बनाया तो इसके 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, इसमें से 4 ऑर्बिटल ये हो जाएंगे। अब इसके पास ऑप्शन होता है कि अंदर के 2 ऑर्बिटल कर ले, मतलब D2sp3 बना ले, तो हम इसे क्या बोल देते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर बाहर के 2 ऑर्बिटल यूज कर ले तो हम इसे क्या बोल देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि जो इनर ऑर्बिटल है वो तो पूरे पहले से भरे हुए हैं, तो अगर इसने 6 बॉन्ड बनाए तो इसने क्या किया होगा बाहर के ही 2d ऑर्बिटल यूज करे होंगे बॉन्डिंग के लिए, है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d2, है ना कि D2sp3, ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये डायमैग्नेटिक तो है पर ये क्या नहीं है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है। जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो डायमैग्नेटिक भी है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी, है ना, तो ये नहीं हो पाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पे अगर आप आओगे तो ये क्या है क्रोमियम +3 स्टेट में, क्रोमियम +3 स्टेट में है, मतलब इस पे केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं 3d3, तो वो तो आराम से क्या करेंगे यहाँ T2G वाले सेट में बैठेंगे और ये Eg सेट वैकेंट होगा 2 ऑर्बिटल, तो इसका यूज करके आगे का एक 4s और आगे के जो हमारे D के 5 होते हैं उसमें से 2d ऑर्बिटल
सॉरी, इसकी जरूरत ही हट रही है। यानी कि मतलब अगर हमारे ऐसे बनाया हमने 5 ऑर्बिटल का सेट, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें से क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल है, ये पूरा वैकेंट है हमारा, है ना। ये 3D ऑर्बिटल का सेट है, ये इनर ऑर्बिटल इसको मिल गया कहने का मतलब, है ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये तो क्या होने वाला है, ये तो पैरामैग्नेटिक होने वाला है, और साथ में ये इनर ऑर्बिटल तो बना रहा है पर ये पैरामैग्नेटिक हो रहा है ना। तो हमें दोनों कंडीशन देखनी है कि कौन सा हमारा इनर ऑर्बिटल होने के साथ साथ डायमैग्नेटिक भी हो। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो पाया, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई की। अब कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो मैंने क्या बता रखा है, जब भी कोबाल्ट +3 में होगा तो हैलाइड, सल्फाइड और थायोसाइनाइड को छोड़ के सभी लिगेंड इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट +3 का मतलब है 3D6 4H0, है ना। तो जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, वो किस में बैठे हुए, T2G सेट में, T2G सेट में। तो अंदर वाले ही 2D ऑर्बिटल क्या मिल रहा है आपको, खाली मिल जा रहे हैं। और फिर ऐसे ही एक 4s ऑर्बिटल होगा, और आगे के 3 4p ऑर्बिटल होंगे। तो 4 ये और ये 2, तो 6 ऑर्बिटल मिल जाएंगे। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना सकता है, कहने का मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या नहीं है, अनपेयर्ड भी नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 0। तो इस हिसाब से क्या हो गया, डायमैग्नेटिक भी हो गया और आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर आप जाओगे निकल वाले केस में, तो निकल +2 में जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें आपको आउटर ऑर्बिटल ही यूज करने पड़ेंगे। देखो कैसे, मान लो ऐसे हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फिल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे। तो ये हो गया, ये D8 स्टेट है ना, निकल की जो निकल +2 आयन की। अब हम एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पर पेयर भी कराने की कोशिश करें, तब भी हमें क्या मिलेगा, केवल एक D ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। और जबकि हमें तो क्या चाहिए, 6, और अगर हम बना रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। वो या तो D2sp3 करेगा या फिर sp3d2 करेगा। तो अब D2sp3 करने के लिए तो है ही नहीं इसको, तो sp3d2 ही करेगा ही। जबकि sp3d2 करेगा तो क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल, और हमें क्या चाहिए, इनर ऑर्बिटल। और साथ में इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये पेयर नहीं हो रहे हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हमने इसको पेयर करा भी दिया, चलो डायमैग्नेटिक तो हो जाएगा, पर ये क्या नहीं हो पाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आप समझ गए होंगे किस तरह से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, among NiCO4, NiCN4, NiCl4 two negative species, the hybridization state of the nickel atom are respectively। अब देखो ये क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करवाता है, ठीक है। पर वही है कि उसके बावजूद भी इसमें क्या है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पर जो निकल के पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने रहेंगे, 3d8 4s2 रहेंगे, 3d8 4s2। और जब ये पेयरिंग करवाएगा तो 3d10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 अंदर भेज देता है इन s के इलेक्ट्रॉन को, तो ये 3d10 4s0, ये वाली स्टेज है इसमें, निकल टेट्राकार्बोनिल जो आपको कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो यहाँ पर तो क्या आपको, आप इन डी ऑर्बिटल का यूज ही नहीं कर सकता, आपको बाहर के ही 4 ऑर्बिटल का यूज करना पड़ेगा, एक 4s का और 3 4p वाले, तब जाके आपके 4 बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3, ठीक है। तो इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है, ठीक है। मतलब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसके केस में अगर हम देखें तो CN4 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी, है ना। अब +2, तो निकल +2 में क्या है, 3d8 है, 3d8 है ना। अब 3d8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हम डायरेक्ट 6 पेयर करके भी बढ़ सकते थे, पर d8 में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेयरिंग करवा सकते हैं। अगर ये इसको ऐसे पेयरिंग करवा देगा
तो क्या अब हमें क्या मिल जाएगा, हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। एक मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं इसे, तो ठीक है। तो जब आप इसको पेयरिंग करवा दोगे उस इलेक्ट्रॉन को भी लाके, तो ऐसी स्टेज देखने को मिल जाएगी आपको, है ना। ये आपको एक इनर डी ऑर्बिटल वैकेंट मिल गया। बाहर पे आपके क्या है, 4s प्रेजेंट है और इसी तरह से 4p भी प्रेजेंट है। तो एक इस डी ऑर्बिटल, एक इस s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल को, इन चार ऑर्बिटल का यूज किया जा सकता है चार बॉन्ड बनाने के लिए। तब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, ds_p2 हो जाती है। क्या हो जाती है, ds_p2। तो NiCN4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ds_p2, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी इसको देखिए, निकल +2 है यहाँ पर भी, पर ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है क्लोराइड हमारा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये पीएन नहीं होगा, ये यहीं पे बैठेगा। अब यहीं पर बैठा रहेगा, तो कहने का मतलब कोई भी इनर डी ऑर्बिटल यूज नहीं करा जा सकता, तो बाहर के ही चार ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। तो उन बाहर के चार ऑर्बिटल को यूज करेगा तो एक यहाँ से कर लेगा और 3 4p के कर लेगा। तो मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, फिर sp3, मतलब ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो हमें क्या मिली हाइब्रिडेशन, NiCO4 के केस में हमें मिली sp3, NiCN4 के केस में भी हमें क्या मिली, dsp2, और NiCl4 के केस में भी हमें क्या मिली, sp3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख लो कहाँ पे मिल रही है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि दो बार dsp2 गई, ठीक है ना। फिर बी है sp3, dsp2 sp3, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, अगर आपको पता है कि अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो आप समझ सकते हो sp3 होगा। अगर आपको ये भी याद है कि स्क्वायर प्लेनर है तो आप डायरेक्ट dsp2 के लिए जा सकते हो। अगर ये आपको पता है कि वीक फील्ड है, ये भी टेट्राहेड्रल बनाएगा, तो डायरेक्ट sp3 के लिए जा सकते हो। पर फिलहाल तो मेरा काम है यहाँ पर आपको अच्छे से समझाना कि हो क्यों रहा है ना। अगर हमें वैसे डायरेक्ट नहीं भी याद है तब भी हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझना कैसे, किस तरह से अप्रोच करना है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। साइनाइड क्या हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखते होंगे तो काफी क्या राइट साइड पे रहता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। तो कह रहे हैं किस वजह से, कि इस पे नेगेटिव चार्ज है इस वजह से। तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज तो इन पे भी होता है, और ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो ये तो वजह नहीं हो सकती, है ना। इट इज ए सूडो हैलाइड, सूडो हैलाइड खुद ही अपने आप में क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, तो सूडो हैलाइड हो गई तो क्या ही होगा, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज, मतलब ये क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब ये इसको क्या बोलना चाह रहा है ये, कि ये पाई एक्सेप्टर है ना, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो यही इसकी वजह होती है। और ऑप्शन डी है, इट फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज विथ मेटल स्पीसीज। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो बना ही नहीं सकता, ये तो क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। किसके पास क्या कैपेबिलिटी है, किसके पास, आप अगर आप साइनाइड को ऐसे लिखोगे ओपन करके तो ऐसे होते हैं, ऐसे करके, है ना। तो ये क्या कर सकता है, इस पर आप देख रहे हो पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, तो जो पाई बॉन्ड्स है तो इस पर क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग भी तो खाली होंगे, उन्हीं का यूज करके क्या करता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन पोलराइज करने की वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया कि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज, क्योंकि ये क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडरिंग H2O एज ए वीक फील्ड लिगेंड, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, अगर इसको हम वाटर को कह रहे हैं कि अनपेयर्ड वीक फील्ड लिगेंड मान के चले, तो मैग्नीज+2, मैग्नीज+2 में आ जाएगा ना, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d5 4s0, है ना। मैग्नीज के लिए क्या होती है, 3d5 4s2, दो इलेक्ट्रॉन एस में से निकल जाए 3d5। अब ये क्या होगा, जब ये वीक फील्ड है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल ही ऐसे भरे जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से इक्वल एनर्जी के हो गए,
T2G और EG है ना, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होगा। तो ये एक तरह से विदाउट स्प्लिटिंग की तरह एक्ट करेंगे, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यही बताना था हमें कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आयन COF6 3 नेगेटिव एज। ठीक है, तो आपका क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, कितना आ जाएगी, CO+3 है ना, निकाल सकते हो ना। F कितना है 6, तो 6 इंटू -1 और इधर जाके +6 हो जाएगा, तो +6 और ये -3 कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो माइनस हो गया, +3 बचेगा, है ना। तो CO+3 है। और जो हमारे फ्लोराइड या मतलब जो भी हैलाइड होते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो ये क्या होगा, हाई स्पिन ही होगा। ये क्या होगा, हाई स्पिन। हाई स्पिन कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं इसमें, D6 है ना, D6 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कोबाल्ट 3 प्लस के साथ D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3, हाई स्पिन है ना, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब इस तरह से हो गया। तो अब इसमें आप देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम एंड आयरन आर रेस्पेक्टिवली 25 एंड 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो इनके कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, इनके उन्होंने बता दिया कि एटॉमिक नंबर कुछ इस तरह से है, पूछ लेगा कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक होगा। अब क्रोमियम कार्बोनिल के साथ है, कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड, है ना, कितना भी नंबर में है पर न्यूट्रल लिगेंड। तो क्रोमियम पे क्या है, कोई भी चार्ज आया नहीं है, 0 है। अब क्रोमियम पे कोई भी चार्ज नहीं आया, तो ये क्या है, 3d5 4s1, 3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग ही करवाएगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ भेज देगा और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करा देगा, पेयरिंग करवा देगा। इसकी हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी फिर, D2sp3 है ना, मतलब ये तो d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा कोबाल्ट, और बाहर के एक 4s में इसी तरह से अपने 2 इलेक्ट्रॉन डालेगा, ठीक है ना, और ऐसी तरह से 4p में भी डाल देगा, है ना, D2sp3। बस, तो इस तरह से क्या होगा, इन 6 ऑर्बिटल का यूज करके बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इसमें तो क्या आपको साफ दिख रहा है कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम ऑप्शन सी को एक बार पहले देख लें, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये Fe+2 आ जाएगी, है ना, Fe+2, Fe+2 का मतलब क्या है, 3d6 है ना, 3d6 और 3d6 स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में आपको पता है क्या होने वाला है, T2G6 EG0, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने वाले हैं। तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता, ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। अब इसको देखें हम, FeCO5, FeCO5 को देखो आप, तो ये भी क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। कोबाल्ट क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, तो कोबाल्ट न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये ध्यान रखना है ना। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डी पे हमारे क्या होते हैं, डी हमारा कुछ Fe होता है हमारा 3d6 4s2, है ना। तो अब हमारा क्या होगा, ऐसे करके 2 2 4 तो 6, है ना, इस तरह से। पर आगे के ये 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से एस वाले, सॉरी, ठीक है, ये हमारे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4s है ना, ये 3d दिखा रहा हूँ, ये 4s, और आगे ऐसे 4p के 3 होंगे। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये सोचे कि पेयरिंग करवा देता हूँ, चलो भेज देगा, तो यहाँ पे भेज देगा 2, तो एक ही ऑर्बिटल, तो यहाँ पे मिल पाएगा आपको d का, तो d और ये s और आगे के p के यूज करें या फिर ये, तो इस तरह से ये नहीं करता, है ना। बल्कि जो इसमें क्या होता है, पेयरिंग वगैरह करवाता है, और ये एक्चुअल में कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के साथ, पेयरिंग करवा देता है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता है ना। अगर ये 6 भी लेते तो भी ये नहीं करने वाला था यहाँ पर ऐसा कुछ। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और इसमें देखो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है,
अमोनिया के साथ 3+ है ना। तो अगर आप देखोगे इसमें, यहीं पे दिखा रहा हूँ, क्रोमियम 3+ है, क्रोमियम +3 में आ जाएगा ना यहाँ पे, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। तो आपको क्या हो जाएगा, ऐसे फिल करोगे तो अब क्या हो जाएगा, T2G Eg 1 2 3, तो 3 के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, copper sulfate when reacts with KCN forms UCN which is insoluble in water. It is soluble in excess of KCN due to formation of the following complex. कह रहे जब आप कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराते हो KCN के साथ तो ये क्या बना लेता है, CuCN करके कुछ बना लेता है, जो कि क्या है, वाटर में इंसॉल्युबल है, वाटर में इंसॉल्युबल है। लेकिन ये क्या है, यही CuCN सोल्यूबल हो जाता है एक्सेस ऑफ KCN में। अगर इसको एक्सेस ऑफ KCN में डालो तो ये सोल्यूबल हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा वो, CuCN2 होगा, मतलब ही नहीं है। फिर इस तरह से आप देखो CuK, ये तो कभी जाने वाला नहीं है इसमें, है ना, कॉम्प्लेक्स बनाते ही नहीं है। पोटेशियम वाले कभी बनाते हैं क्या, जो हमारे अल्कली मेटल हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कभी भी नहीं, क्योंकि इन पर डी ऑर्बिटल ही नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। अब इन्हीं को हम एक बार के लिए देख सकते हैं। तो इनमें देखो, अगर आप कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितनी आ जाएगी, +2, है ना। इसके निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2, और यहाँ पे निकालोगे कितनी आ जाएगी, +3। अब आप देखो कि जो हमारा कॉपर होता है वो, देखो ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ ही नहीं ना, इसको इसलिए कैंसिल हो गया। पोटेशियम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में जा नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना नहीं सकता, ये इसलिए कैंसिल हो गया। यही दो ऑप्शन बचे। अब इन दो ऑप्शन को हम कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कॉपर की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जा रही है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जा रही है। सर एक मिनट देख लेते हैं इसे करके, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू +1 3, कॉपर के रिएक्स, और साइनाइड के कितना हो जाएगा, -4 = 0, एक्स क्या हो जाएगा, -1 = 0, तो x हो जाएगा +1। तो सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, 3 नहीं है, 1 मिनट, है ना, देखने में गलती कर दी है, यह है +1, यह हमारा क्या है, +1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि +2 आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। जो कॉपर होता है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, या कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है ना। ये हमें पता होगा तो हम इसको आराम से कर देंगे। तो जो कॉपर अगर +1 में आप देखोगे तो क्या होता है, 3d10 हो जाएगा, 4h0, है ना, एक s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसकी नॉर्मल में क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर मेटालिक स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में 3d10 4s1, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो क्या मिलेगा, ये अभी कम्प्लीटली फिल्ड है, है ना। आप क्या कर सकते हैं, अपना बाहर के ऑर्बिटल वगैरह यूज करके बना लेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। इस तरह से करें। एक ये है हमारी पॉसिबिलिटी, और एक हमारा ये है कि कॉपर हमारा क्या करे कि +2 स्टेट में है, जब कॉपर +2 स्टेट में है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग वगैरह करवाएगा। क्या होता है, 3d9 हो जाएगा ना, 3d9 4h0। तो यहाँ पर आपको एक d ऑर्बिटल वैकेंट मिलने वाला है, एक d ऑर्बिटल आपको ऐसे ही वैकेंट मिलने वाला है, ठीक है ना। कितने हो गए, 6, ठीक है। तो या फिर एक d ऑर्बिटल आपको वैकेंट मिल जाता तो इसका यूज करके dsp2 बना लेता। तो dsp2 इस तरह से तो बना नहीं सकता, वो क्या करेगा, बाहर के ही ऑर्बिटल यूज करके sp2d बनाने वाला, है ना। बनाएगा तो स्क्वायर प्लेनर ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ना होकर sp2d करे। तो अब क्या करे, +1 में करे या +2 में करे। तो क्या होता है कि जब
D9 रहता है, D9, तो ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है। जो Eg ऑर्बिटल है आप देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इस तरह से, 3 इलेक्ट्रॉन Eg में 3 इलेक्ट्रॉन है, और T2G में तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है ही। ये क्या है, D9 वाली स्टेट है, ये कॉपर 1+ वाली स्टेट। तो इसमें अनसिमेट्रिकल फील्ड होने की वजह से एक इफेक्ट होता है जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वो लगता है। तो ये स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है ना। तो इसलिए क्या करता है कॉम्प्लेक्स, +1 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा वो, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा इनकरेक्ट, कि जो हमारे ये कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक है। तो आप देख रहे होंगे यही आपका इनकरेक्ट होगा। ये टेट्राहेड्रल तो है पर ये पैरामैग्नेटिक नहीं है ना, पीछे हमने देख लिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही होता है ना। हमें यहाँ इनकरेक्ट चूज करना है, इसलिए मैंने ऑप्शन है करेक्ट किया है, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल सही बात है। ये कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक होता है, बिल्कुल सही बात है। NiCl4 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो इनकरेक्ट था वो हमारा पहला ही ऑप्शन था, तो वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कुछ देखो, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो चुका है, इसी में कुछ 2-4 क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक्स के भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसको कर लेते हैं। पूरी तरह से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी और ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी आज खत्म हो रहा है। तो अब इसमें क्या, आयरन कार्बोनेट FeCO5 टेट्रा न्यूक्लियर, मोनो न्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, है ना। तो क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज़्यादा मेटल होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, जैसे 2 होंगे तो उसको बोल देंगे डाई न्यूक्लियर, अगर क्या होंगे 3 होंगे तो हम ट्राई न्यूक्लियर, ठीक है। मतलब पॉली न्यूक्लियर के केस हो जाते हैं। तो 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा। लेकिन यहाँ पे जो हमें कार्बोनिल कंपाउंड आपका दिया उसमें केवल कितना आयरन दिख रहा है, 1। तो ऐसे को आप क्या बोलोगे, एक के लिए क्या बोलते हो मोनो, तो ये मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कि जिसमें केवल क्या हो, सिग्मा बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड ना हो। तो अगर आप देखोगे फेरोसिन, कोबाल्टोसिन या रुथैनोसिन, ज़्यादा का नहीं भी पता होगा लेकिन फेरोसिन का तो पता ही होगा आपको। तो फेरोसिन के लिए आप क्या बनाते हो, ऐसे करके, है ना, क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ये, इस लिगेंड का क्या नाम होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, है ना। जैसे बेंजीन होती है वैसे ये भी है ना। और ये क्या करता है, आयरन के साथ ऐसे ही जब तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, है ना, मतलब पूरे के पूरे रिंग के साथ, मतलब इसमें 5 कार्बन है तो 5 के 5 कार्बन से उन्होंने कर रखा होता है, तब फेरोसिन बन जाता है आयरन के साथ। इसी तरह अगर आप आयरन की जगह पे क्या लगा दोगे, रुथेनियम लगा दोगे तो रुथेनोसिन बन जाएगा। इसी तरह आप कोबाल्ट लगा दोगे तो क्या बना लेगा, ये कोबाल्टोसिन, है ना। ये सब एक ही ग्रुप के अंदर मतलब इस तरह से रहते हैं, है ना। खैर ये आयरन और ये तो एक ग्रुप के ऊपर, ये दूसरे ग्रुप का है, खैर उस समय कोई मतलब नहीं। मतलब ये बनते कैसे, इस तरह से बनते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग लगाई, बीच में जो मेटल होता है वो सैंडविच रहता है, ठीक है। अब इनमें आप क्या देख रहे हो, तो पाई बॉन्ड आई गया। अगर मैं इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था तो ये ऐसे थे, ऐसे करके थे, है ना, इस नेगेटिव चार्ज के साथ, है ना। तो ये क्या है, इस तरह से अपना घूम घूम के क्या कर लेते हैं, रिंग बना रहे हैं। उस रिंग को हमने पूरा क्या है, मेटल में इन्वॉल्व कर रखा है। तो मेटल में इन्वॉल्व कर रखा है मतलब पाई बॉन्ड यहाँ इन्वॉल्व है ना। हमें तो क्या चाहिए, ऐसा चाहिए जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही हो। तो ग्रिग्नार्ड रीजन तो आप सबको पता है, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, RMgX। तो इसमें क्या है, ये भी एक तरह का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, क्योंकि मेटल और कार्बन मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। मेटल और कार्बन के बीच में आपकी डायरेक्ट बॉन्डिंग रहती है यहाँ, ठीक है ना। तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, केवल सिंगल बॉन्ड, मतलब केवल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ, फ्री कार्बन बॉन्ड लेंथ जितनी होती है इसको कोई मतलब नहीं है। देखो इसको
अगर आपको पता हो तो कार्बन स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, है ना, इस तरह से लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, वैसे इसको नहीं शो करो, इस कंफ्यूजन नहीं होनी है, इसको हटाइए। एक मिनट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है, मतलब सिंपल आप देखो कि एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब इसमें क्या है, पाई बॉन्ड्स आ गए, 2 पाई बॉन्ड्स, तो इन पे क्या होते हैं, इस पे इसी तरह से क्या होता है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी तो होंगे, है ना, जो किसकी वजह से बने होंगे, पी एक्स और पी वाई की वजह से बने होंगे, है ना। तो अब क्या होता है कि जब मेटल आता है ना, एक बार तो ये सिग्मा बॉन्डिंग कर लेगा, अपना लोन पेयर होगा उसको डोनेट करके, है ना, तो वो तो बॉन्डिंग में यूज। अब मेटल पे अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, मेटल जब क्या होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तो उन पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जैसे 0 1 2। तब ये क्या करते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, है ना, खासकर जो T2G सेट में होते हैं, उनका यूज यहाँ पे करते हैं बैक बॉन्डिंग में, है ना, जिसे पाई बैक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, सिंपल, है ना, बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब उससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में डाल देते हैं, किसमें, या इसके एंटी बॉन्डिंग है पाई स्टार, है ना, कार्बोनिल के पाई स्टार है, ये कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल। तो अब क्या होता है इससे, आपको पता होगा कि जब भी एंटी बॉन्डिंग में आता है इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है ना। तो हमें यही देखना है कि जिस, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ के इतना तो पता ही होगा आपको, है ना, जैसा आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 आ रहा है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, और जब डबल बॉन्ड होता है उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। वैसे ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। तो कहने का मतलब जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर क्या है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आएगा उसी की क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। तो हमें यही देखना है कि सबसे ज़्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में हो पाएगी। तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग अच्छी किस में हो पाएगी, जिसमें मेटल के ऊपर क्या हो, खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, क्योंकि जितना ज़्यादा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग करेगा, उतना ज़्यादा क्या है, बैक डोनेशन करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कार्बोनिल तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इस पे क्या है, 3D8 है ना, 3D8 4s2 पे लिख लो, है ना, इस तरह से है कुछ। अब यहाँ पर देखो कोबाल्ट, और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इस पे एक नेगेटिव भी लगा हुआ है, तो कोबाल्ट का क्या होता है 3D7 4s2, 3D7 4s2, और इस पे एक नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3D8 4s2 लिख सकते हैं, है ना, इस नेगेटिव वजह से मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के तौर पर लिख दिया इसे। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3D8 4s2 हो जाएगा, क्यों, वैसे नॉर्मल तौर पे 3D6 4s2, और इन दो माइनस को मैंने डायरेक्ट इस पे इलेक्ट्रॉन के तौर पे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आप मैग्नीज और उसको प्लस चार्ज लगा हुआ, तो ये डायरेक्ट बस इसी पे आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 3D5 4s2 होता है ये, अब ये क्या हो जाएगा 3D5 4s1। ठीक है, तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का काउंट देखें तो इन तीनों के लिए सेम हो गया, इसके लिए तो सबसे कम हो गया, इसलिए तो काउंट से पता चला गया। हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन रिच मेटल देखना है। अब इन तीन पे क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अगर काउंटिंग वाइज है, पर जब माइनस चार्ज है तो उसका मतलब उस पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, है ना। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट के तौर पे देखें तो सब पे सेम दिख रहा है, पर माइनस चार्ज किस पे है सबसे ज़्यादा, आयरन पे, है ना। तो आयरन पे सबसे ज़्यादा क्योंकि माइनस चार्ज है, और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है ना। अगर हम सीरीज में ऐसे चाहते हैं लेफ्ट टू राइट, पहले तो आपको आयरन पड़ेगा, फिर पड़ेगा कोबाल्ट, फिर पड़ेगा निकल, ठीक है ना। और इस पे क्या है, -2 का चार्ज भी लगा हुआ है, इस पे -1, और इस पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। तो सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी, इसी की तो हो जाएगी। और माइनस चार्ज भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन वाइज देखे तो बराबर है, और माइनस के हिसाब से ये क्या एनायन बन चुका है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन
रिमूव करना चाहेगा, बैक डोनेशन करना चाहेगा, ये सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा। तो जो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है ना, वो कौन होगा हमारा Fe2-, Fe2-। अब यहाँ पे देखो मेटल भी -2 में चले जाते हैं, है ना। ये 3D मेटल का या ट्रांजिशन मेटल का खेल है ना। तो अब क्या है, बैक बॉन्डिंग करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ इनकी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। हमें यही बताना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ किस में होने वाली। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो जस्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया उससे हल्का सा अपोजिट है ना, सेम कंसेप्ट पे। इसमें क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ लिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड किसमें होगा, तो ये डायरेक्टली स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कैसा आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में आएगा, जिसमें क्या हो, लीस्ट बैक डोनेशन, या कोई बैक डोनेशन हो ही नहीं। क्योंकि बैक डोनेशन से तो आपने क्या देखा था, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल रहा था इसके, है ना। जो ये कार्बोनिल था हमारे, इसके जो पाई एंटी बॉन्डिंग थे, उसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था बैक बॉन्डिंग के दौरान। तो क्या हो रहा था, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा था। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। तो अब हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कैसे मिलेगा, कि जिसमें लीस्ट बैक डोनेशन है ना। तो हम देख लेते हैं लीस्ट बैक डोनेशन किस में हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज आ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 3d5 4s1, है ना। एक एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है, इस पे क्या हो जाएगा, क्रोमियम 3d5 4s1, है ना। हमारा न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज तो है नहीं, तो 3d5 4s1 यह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेनेडियम पे क्या माइनस चार्ज, वेनेडियम वैसे क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2 ऐसे होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा ये 3d4 और 4s2, ठीक है। ओवरऑल इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इन पे भी 6 है और इन पे भी 6 है ना। और इस पे देखो आप, आयरन के केस में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या हो जाएगा 3d6 4s2, है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक तरह से देखा जाए तो इस पे, तो ये तो क्या ज्यादा बैक बॉन्डिंग करना चाहेगा। अब बात आती है इन पे, इन तीनों को ओवरऑल अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो सभी पे 6 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज पे भी, क्रोमियम पे भी, वेनेडियम पर इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज रिमूव करना चाहेगा, क्योंकि चार्ज तो क्या अनस्टेबल बनाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा बैक बॉन्डिंग या अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा। तो अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये क्या है, इसके बॉन्ड को वीक कर देगा। तो ये हमारे लिए नहीं हो सकता। हमें तो चाहिए जो सबसे कम करे। तो सबसे कम कौन करेगा, ये क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीज पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब मैग्नीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, जल्दी से बैक डोनेशन नहीं करना चाहेगा, है ना। तो लीस्ट बैक डोनेशन करेगा, यही हमारा लीस्ट बैक डोनेशन करेगा। अब लीस्ट बैक डोनेशन अगर ये करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड, मतलब डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड किसमें नहीं है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो आपको पता ही है ना। इस तरह से मैग्नीशियम और कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं। हमें क्या चाहिए, डज नॉट है। इसमें देखो आप, प्लेटिनम क्या है, इनके साथ बॉन्डिंग बनाए रहता है इथाइलिन ग्रुप के साथ, एथीन ग्रुप के साथ, है ना। मतलब ये क्या है, जी सॉल्ट है आपका, कि मतलब इसमें क्या होता है, चार उसमें ऐसे जुड़ा हुआ है ना, जिसमें से एक ग्रुप आपका क्या होता है, C2H4 होता है। अब C2H4 तो आपको पता ही रियल में क्या है, ये हमारा क्या है, 2 कार्बन और 4 ऐसे हाइड्रोजन, है। तो इसके थ्रू जुड़ा रहता है। और NiCO4 में भी आपको पता है इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है ना, कार्बन से बॉन्ड बनता है हमारा। तो हमारा ये जो है पहला ऑप्शन AlO आ गया, इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो ऑक्सीजन के थ्रू होती है, इन कार्बन से नहीं होती डायरेक्ट, है ना। इस तरह से अल्का ऑक्साइड ग्रुप है ना, यहाँ से जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इसमें मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85।
अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसमें से कौन सा पाई बॉन्डेड नहीं। तो अब ये देखो इसमें क्या है, ईटा की वैल्यू 2, ईटा की वैल्यू 5, ईटा, ये क्या है, ये दिखाते हैं कि कितने कार्बन से जुड़ा है। तो इसमें 5 ही कार्बन है, 5 कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, पाई बॉन्डिंग तो होगी, ये साइक्लोपेंटाडाइन एलानाइन, ये इसी तरह से क्या है, ये बेंजीन के थ्रू हो रखी है ना। बेंजीन के 6 कार्बन इन्वॉल्व हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, तो इन्होंने भी पाई बॉन्डिंग करी, इसने भी पाई बॉन्डिंग करी। ये क्या है, एथीन, इस पर 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन का यूज कर ले इसने, इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिया होगा, ठीक है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया होगा मेटल को। तो यहाँ भी पाई बैक बॉन्डिंग है, मतलब पाई बॉन्डिंग है यहाँ पर भी। अब ये हमारा जो है टिन है ना, इसमें क्या है, इसमें 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसमें 4 मिथाइल यूज हुए हैं, तो 1 कार्बन केवल इन्वॉल्व हुआ है जो कि सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डिंग कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी पाई बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्डेड है, जिसमें मतलब सिग्मा बॉन्डिंग भी हो, पाई बॉन्डिंग भी। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये तो क्या करेगा, ईटा 5 दिखा रखा है साइक्लोपेंटाडाइनल, तो सिर्फ पाई बॉन्डिंग कर रहा है। अब ये CH3 तीन वो इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, ये भी केवल सिग्मा बॉन्डिंग कर रहा है, हमें क्या चाहिए, सिग्मा और पाई दोनों कर। अब यहाँ पर देखो ये PtCl3, तो ये तो क्या है, क्लोरीन, 3 क्लोरीन के साथ तो इसके क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और एक जो बनाएगा, वैसे तो इसका प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, और एक शेप देखने को 3, तो ये क्या कर लेगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और एक बॉन्ड किसके बना लेगा, एथीन के साथ बना लेगा, ठीक है। तो एथीन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है कैसे बनेगा, वो बनता है पाई बॉन्ड, है ना, वहाँ पर वो पाई बॉन्ड दिखा सकते हैं, क्योंकि ईटा की वैल्यू क्या है, 2 दिखा रखी है ना, उसका मतलब उसने पाई बॉन्डिंग करी है पक्का। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें सिग्मा बॉन्डिंग भी होगी और पाई बॉन्डिंग भी होगी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या है, सिंपल सिग्मा बॉन्डिंग रहेगी, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो 5 तो कार्बन से जुड़ रहा होगा और एक अमोनिया के नाइट्रोजन से जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। हम नेक्स्ट, तो आज का ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमने क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो, और ऑर्गेनोमेटेलिक्स से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कर लिया। तो पूरे पिछले 20 सालों की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक्स के क्वेश्चन हमने कर लिए नीट के। तो ये लेक्चर हम कंप्लीट हो जाता है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।